नेगेटिव चीज़ें हमें याद ज़्यादा रहती है और दिखती ज़्यादा है अगर हमारा माइंडसेट वैसा है। विच मीन्स कि अगर मुझे अगर एक माइंडसेट में अगर मुझे उदासी हो रही है तो मुझे सारी नेगेटिव चीज़ें ही याद आएंगी अपनी मेमोरीज़ में। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने पिछले हफ्ते इसी दिन सुबह नाश्ते में क्या खाया था, आपको शायद नहीं याद होगा, मुझे भी नहीं याद होगा। लेकिन मान लो उसी दिन आपका कोई झगड़ा हुआ होगा किसी के साथ और आपका मूड ख़राब था, तो आपको शायद याद होगा कि एग्जैक्टली क्या खा रहा था मैं जिस वक्त झगड़ा हुआ था, क्योंकि एक नेगेटिव इमोशनल बैलेंस जुड़ा हुआ है उस मेमोरी के साथ। तो ये एक बायस आ जाता है हमारे माइंडसेट के बेसिस पर, जिसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो अगर हमें इसको रेजिलियंस बनाना है, ऐसा नहीं है, जैसे मैंने बोला उतार चढ़ाव आएंगे, नेगेटिव फीलिंग्स आएंगे, सैडनेस आएंगी, लोज आएंगे लाइफ में, लेकिन हम अपना माइंडसेट कैसे चेंज कर सकते हैं कि हम पॉजिटिव चीज़ों की तरफ कम से कम अपना नज़रिया तो बदलें। वहाँ से फिर वो हमारे कंट्रोल में है कि वो एक डायरेक्शन ऑफ चेंज लाना। अच्छा, इसी जवाब से मैं ये सवाल पूछना चाह रहा था कि क्या किसी ट्रॉमा को, किसी याद को पूरी तरह भूलना मुमकिन है? सो भूलना इज़ नॉट द पर्पस। पर्पस इज़ हील करना हुँ, या उससे रिकवर कर पाना। या उसे एज़ अ फैक्ट मान लेना कि ये है जो है। क्योंकि मेमोरी है, मतलब हम ब्रेन में घुसकर मेमोरी को इरेज तो कर नहीं सकते। अच्छी मेमोरीज भी हैं, नेगेटिव मेमोरीज भी हैं। मेमोरीज का कुछ ना कुछ पर्पस है, कुछ ना कुछ लर्निंग्स भी हैं। तो हमें ये नहीं करना है कि हमें सिर्फ अच्छी चीज़ें याद रखनी है और सारी नेगेटिव चीज़ें भूल जानी है या सारी ट्रॉमेटिक चीज़ें भूल जानी है। उनको हील करना है, उससे कोप करना है, उससे रिकवर करना है, उनसे क्लोजर पाना है। तो ये जो प्रोसेस है, लेकिन ये ओवरनाइट नहीं होता है, हुँ, इसमें हुँ। टाइम लगता है। लेकिन ये प्रोसेस है और हो सकता है ये लाइफ टाइम प्रोसेस लॉन्ग टर्म चले, हो सकता है उसका कुछ कुछ असर ज़िंदगी भर भी रहे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उससे निकल कर अपनी ज़िंदगी में एक फुलफिलिंग लाइफ ना जी पाएँ, खुश ना रह पाएँ। क्या किसी-किसी को मैम वियर्ड ड्रीम्स आते हैं बहुत, मेरे कलीग हैं उनको भी। ये कोई सिम्पटम हो सकता है, इंडिकेशन हो सकता है कि आपको मेंटल हेल्थ से जुड़े कुछ मसले हैं? मतलब साइकोलॉजिकली स्पीकिंग ड्रीम्स के बारे में काफ़ी बात की गई है थियोरेटिकली। हुँ। लेकिन हम क्लिनिकली अगर बात करें तो ड्रीम्स का इन इट सेल्फ, ड्रीम्स के कंटेंट का कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। हाँ, उनके बहुत सारे वो निकाले गए अर्थ निकाले गए हैं। लेकिन इससे क्या होता है कि लोग रात भर सोने के बावजूद कई बार जो लोग बहुत सपने देखते हैं, वो लोग कहते हैं कि हमें लगता है हम सोए नहीं, जागे ही रहे हैं। तो क्या ये स्ट्रेस कारण है या कोई बायोलॉजिकल ऐसा कारण है कि आपको दूसरी तरफ जो है मेडिसिन में या वहाँ दिखाना चाहिए? कारण हम लोग मेंटल हेल्थ में यही बोलते हैं, एक मॉडल है जिसको हम बोलते हैं बायो साइको सोशल मॉडल। मतलब ये 3 फैक्टर्स हैं। बायोलॉजिकल में आपके ब्रेन के हॉर्मोन्स हैं, आपके जेनेटिक्स हैं, आपके बाकी बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। साइकोलॉजिकल में आपकी खुद की थिंकिंग है, आपके खुद के कोपिंग मैकेनिज़्म्स हैं, आपके बिलीफ सिस्टम्स हैं, आपके इमोशनल पैटर्न्स हैं। ये सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो जाते हैं। और आपका सोशल, जो कि आपका एक्चुअल एनवायरनमेंट है, आपके सपोर्ट सिस्टम्स हैं, आपके आसपास की दुनिया है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन डिसाइड करता है कि आपको क्या हो रहा है। अब इसका ये मतलब नहीं कि अगर मुझे जेनेटिकली अगर मैं प्रीडिस्पोज्ड हूँ, मान लो मेरे दोनों तरफ के पेरेंट्स को अगर एंग्जाइटी का प्रीडिस्पोजिशन है, डज़न्ट मीन मुझे आगे जाकर एंग्जाइटी डिसऑर्डर होगा ही होगा। अगर हो सकता है सिर्फ चाइल्डहुड में मुझे दिक्कत हो, ज़रूरी नहीं है आगे जाकर कोई दिक्कत हो। तो कोई एक फैक्टर नहीं डिसाइड कर सकता। ये तीनों का कॉम्बिनेशन ही है जिसकी वजह से कोई भी दिक्कत, चाहे वो स्लीप में हो, चाहे वो एपेटाइट में हो, चाहे वो मूड में हो। और इसीलिए इसका अगर हम ट्रीटमेंट भी देखें तो ये तीनों एस्पेक्ट्स होते हैं। कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें हम बोलेंगे कि आप सिर्फ दवाइयाँ ले लोगे तो सही हो जाएगा या सिर्फ थेरेपी लोगे तो सही हो जाएगा। इन ऑल लाइकलीहुड दोनों का रोल होता है। हाँ, कईयों में थेरेपी ज़्यादा इफेक्टिव होता है, कईयों में मेडिकेशन या कुछ टाइमिंग्स कब ज़्यादा रेलेवेंट होते हैं, लेकिन पूरा मॉडल हमें होलिस्टिकली देखना पड़ता है। जैसे अगर हम देखें, जो लोग, इतनी पॉपुलेशन है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, जितनी इनको दिक्कत होती है वर्क लाइफ बैलेंस में, वर्क डिमांड से डील करने में, ज़्यादातर दिक्कत अगर मेरे पास आई है इस पॉपुलेशन में, 20s टू 30s 40s हर एज ग्रुप में, वो लोग यही बोलते हैं कि हमें अगर दिक्कत है, हमें पता नहीं किसके पास जाएं। अगर जाए भी तो अफोर्डेबिलिटी की दिक्कत, तो एक्सेस की दिक्कत है, अफोर्डेबिलिटी की दिक्कत है। डर लगता है कि काम पर अगर जाकर जो काम अगर हम बात करें तो किसी को पता चल जाएगा, हुँ। तो अगेन स्टिग्मा है, हेजिटेशन है। तो और
जो दिक्कतें होती है सिर्फ काम से रिलेटेड नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि मेरा बॉस बुरा है इसी वजह से मुझे दिक्कत हो रही है हुँ, हुँ। या वर्कलोड ज़्यादा है, मुझे काम समझ में नहीं आ रहा, मुझे अपना एक्सपेक्टेशन मैनेज करना नहीं आ रहा, हुँ, हुँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए अपने करियर के लिए, क्या मुझे इसी जॉब पर टिकना चाहिए, क्या मुझे बदलना चाहिए अपना डायरेक्शन, क्या मुझे कैसे प्रमोशन की तरफ फोकस करना चाहिए, क्या कैसे मुझे अपनी टीम मैनेज करनी चाहिए। तो ये ज़्यादातर ऐसे कंसर्न्स आते हैं अगर हम वर्क प्लेस पर बात करें। तो आई थिंक आज के डेट पर एआई का बहुत बड़ा रोल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। हमें कुछ ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें कि एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी हो, कि एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशंस को आई थिंक इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि हम अवेलेबल कर पाएँ ऐसा एक ऑप्शन कि कम से कम कोई सुनने को है उनके लिए। हुँ। क्योंकि हम जाकर अपने बॉस से खुद से जाकर नहीं डिस्कस कर पाएंगे कि हमें क्या दिक्कत हो रही है बॉस की वजह से, तो किसके पास जाएं। हुँ। तो आई थिंक ये ऑप्शन होना चाहिए टू एंड फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, स्क्रीनिंग से लेकर आइडेंटिफिकेशन से लेकर बात करने से लेकर, और फिर आपको अगर कनेक्ट कराना है किसी प्रोफेशनल के लिए, तो आई थिंक ये एक प्रोसेस जो हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल है, हमने कोलैबोरेशन करा है एक एआई कंपनी के साथ जो यूनाइटेड वी केयर, जो एंड टू एंड आपको वो एक ऐप है जिसमें आप बात कर सकते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ, हुँ। और आपको एंड टू एंड वो क्लिनिकली अप्रूव्ड आपको गाइड करेंगे कि आपको कब डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, किस डॉक्टर के पास आप अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। ये अवेलेबल होना एट अ वर्क प्लेस आई थिंक बहुत ज़रूरी है।